राजस्थान की सियासत में उलझी रिफाइनरी परियोजना का एक बार फिर से कार्य शुभारंभ समारोह हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी आधारशिला रखेंगे। इस आधारशिला को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तर्क संगत नहीं मानते। उनका कहना है कि सरकार ईमानदारी से काम करती तो अब तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता। गौरतलब है कि रिफाइनरी को लेकर वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर आरोप लगाए थे कि तेल हमारा, जमीन हमारी और पानी भी हमारा, फिर भी हम 40,000 रुपए HPCL को दे रहे हैं जो प्रदेश के हित में नहीं है। अब एक बार फिर MOU होने के बाद इसके काम शुरू होने की रूपरेखा बनी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गुमराह कर रही है। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि ये रिफाइनरी का शिलान्यास हो चुका है और मुख्यमंत्री जी की हरदर्मिता से इसको अनावश्यक रूप से इसको रोक दिया गया बिना कोई आर्ग्यूमेंट के। जनता को गुमराह किया गया कि रिफाइनरी का तेल हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारी, 26% की भागीदारी क्यों। दूसरी ओर बीजेपी ने इस शिलान्यास समारोह को कार्य शुभारंभ समारोह में बदल दिया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमने तो 2005 में ही यहां रिफाइनरी का सोच लिया था, लेकिन बाद में कांग्रेस सत्ता में आई और इसमें देरी की। कांग्रेस ने कागजों में ही लोगों को गुमराह किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते जनता को गुमराह किया और आचार संहिता लागू होने से ठीक चंद दिन पहले रिफाइनरी का शिलान्यास आनन फानन में कर दिया, वो भी मापदंडों को दरकिनार करते हुए। उधर भाजपा रिफाइनरी के कार्य शुभारंभ समारोह को लेकर उत्साहित है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि रिफाइनरी से करीब 5 लाख बैरल तेल निकलेगा, जिसके लिए करीब 37,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। गहलोत साहब को उस समय चुनाव का राजनीतिक लाभ लेना था, इसलिए उन्होंने आनन फानन में इस MOU को साइन करने का काम किया। आदरणीय वसुंधरा राजे जी की जब सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने पहले ही बजट के माध्यम से एक संदेश दिया कि हम राजस्थान प्रदेश में रिफाइनरी लगाएंगे और इस रिफाइनरी को लगाने की शुरुआत भी 2005 में आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने करी थी। पहले आचार संहिता के चंद दिन पहले शिलान्यास किया गया था और अब चुनावों के 10 महीने पहले कार्य शुभारंभ समारोह किया जा रहा है। रिफाइनरी को बनने और प्रोडक्शन शुरू होने में करीब 3 से 4 साल लगने की संभावना है। ऐसे में सियासी गलियारों में तो चर्चाएं तो अपने अंदाज में हैं, लेकिन आम जन के जहन में भी ये बात आने लगी है कि सियासत से ऊपर उठकर रिफाइनरी में तेल उत्पादन होना चाहिए, लिहाजा तीसरी बार कोई शिलान्यास ना हो, अब तो उद्घाटन ही होना चाहिए। विजय वर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। तो चलिए, आपने देखा खास खबर का मजमून। हम बात कर रहे हैं रिफाइनरी की। रिफाइनरी का एक बार फिर कार्य शुभारंभ के लिए कहा जा रहा है कि इस कार्य शुभारंभ का विधिवत शुभारंभ यानी कि शिलान्यास किया जाएगा। पहले रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया सोनिया गांधी के हाथों और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री उसी जमीन पे वहीं पे आकर के कार्य शुभारंभ करेंगे। चलो, रिफाइनरी को लेकर के सियासत गरमाना लाजमी है, क्योंकि बात किसके खाते में इसका क्रेडिट जाए, ये सबसे बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि भैरव सिंह शेखावत के वक्त से ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था। उसके बाद अशोक गहलोत ने कुछ कदम बढ़ाए है, फिर वसुंधरा राजे प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने आगे बढ़ाया। जो दावा करती हैं सरकारें कि हम सरकार चली गई इस दरमियान 2008 में तो बीजेपी का दावा है कि हम पूरी तरह से रिफाइनरी चालू कर चुके होते। अशोक गहलोत जी पे आरोप लगते हैं कि उन्होंने अगर 2 कदम आगे बढ़ाए होते तो इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता और राजस्थान में एम्प्लॉयमेंट तो होता ही, साथ में रेवेन्यू जनरेट करने का भी एक बड़ा जरिया हमारे हाथ में होता, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अशोक गहलोत वसुंधरा राजे पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर सरकार थोड़ा कदम आगे बढ़ाती तो इसमें काम चल सकता था, हमने इसका सारा काम कर दिया था, MOU साइन कर दिए थे। खैर चलिए, हमारे साथ में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता कृष्ण कुमार हरिद्वाल हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। श्याम जी, ये तो माना जा सकता है कि प्रदेश में 3 सीट के लिए बाई इलेक्शन है, 2 लोकसभा, 1 विधानसभा, और
राजनीतिक दलों में कोई भी बात होती है मैसेज के लिए की जाती है, योजनाएं कहा तो जाता है कि जनता को समर्पित है, लेकिन निश्चित रूप से एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। क्या रिफाइनरी और उसके साथ ही बाई इलेक्शन के दरमियान ही इसका कार्य शुभारंभ समारोह होना, कांग्रेस का ये आरोप है, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है कि ऐसे वक्त चुना है जब प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन है, और ये इलेक्शन कमीशन से भी डिमांड की है कांग्रेस ने कि इसे दौरे को रद्द करवाया जाना चाहिए। खैर, लेकिन वो वक्त अब निकल चुका है कि दौरा रद्द नहीं हो सकता, लेकिन इसके कुछ सियासी मायने हैं, या ये माने कि प्रदेश के विकास में एक इबारत रचने के लिए मोदी आ रहे हैं? देखिएगा योगेंद्र जी, ये तो बात सही है कि प्रधानमंत्री ने दौरा तो बना है और चुनाव भी है। अब कांग्रेस इसके ऊपर आरोप लगा सकती है कि वो उपचुनाव में इसका फायदा ले सकती है। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से, क्योंकि चीजें जो रिफाइनरी से संबंधित होंगी वो ये तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सलाह मान ली और उन्होंने शिलान्यास करने का तो इच्छा प्रकट नहीं की, बल्कि उनका काम कार्य का शुभारंभ करेंगे। तो एक अच्छी परंपरा कही जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जिस प्रकार से शिलान्यास दोबारा न हो जाए, इसलिए एक तो एक अच्छी परंपरा पीएमओ की मानी जानी चाहिए। ये कांग्रेस का भी, आज कांग्रेस विरोध दिवस पता नहीं क्यों बना रही थी, अब क्योंकि कांग्रेस का जो विरोध था वो तो खत्म हो गया। बाड़मेर में इनके यहाँ पर रैली निकाली गई कि भाई इसका विरोध हो रहा है, तो लेकिन विरोध करने के बजाय होना यह चाहिए था, क्योंकि लेट तो हो रही है, 4 साल बाद शिलान्यास होने की, कार्य प्रारंभ होने की बात हो रही है। निश्चित रूप से शुभ संकेत तो है राजस्थान के लिए, प्रधानमंत्री का आना और एक प्रोजेक्ट की जो जितनी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी होकर के कार्य का शुभारंभ होना, ये एक नई परंपरा मानी जाएगी राजस्थान में या बाकी जगह पे, कि शिलान्यास के बाद कार्य प्रारंभ होने की भी एक रस्म अदायगी। ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि पहली बार राजस्थान में ऐसा हो रहा है, और मैं तो भारत में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि शिलान्यास के बाद कार्य प्रारंभ। दो ही चीजें होती है, उद्घाटन समारोह होता है, शिलान्यास समारोह होता है, कार्य शुभारंभ समारोह है। ये लेकिन मेरा तो मानना है कि ये अच्छे शुभ संकेत मानने चाहिए। ये अच्छी परंपरा इसलिए है कि आप शिलान्यास दोबारा नहीं कर रहे, वो स्थान वही है जहां पर कि पहले सॉल्ट का काम होता था, वो जमीन थी पूरी ले ली गई है, उस बाउंड्री वॉल शुरू करा दी गई है। अब हम मानते हैं कि 43,000 करोड़ का निवेश होगा, लेकिन उसमें यहां पर 2 चीजें मेरे को माननी पड़ेगी कि एमओयू में जिस प्रकार से हमको कहा जा रहा है कि हमको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो एक चीज तो यहां स्पष्ट करनी पड़ेगी कि देखिएगा कि जो इसमें एमओयू की सबसे बड़ी बात है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पहले 15% थी, अभी 14% हो गई, 1% कम हो गई। तो ये कैसे फायदे का सौदा होगा मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि एमओयू इन्हीं का है। एमओयू में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है 6,000 करोड़ की लागत भी ज्यादा आएगी। ये निश्चित कहा जा सकता है कि आधुनिक रिफाइनरी होगी, इसमें दो राय नहीं है उसमें। और एक चीज और है, कर राजस्व वाली बात है कि 1,38,000 करोड़ 20 वर्षों में प्राप्त होता है ना। और अब इसमें क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, वो 20 वर्षों में हमको 1.38 लाख करोड़ मिलने वाला था। अब एमओयू में क्या हो रहा है कि हमको 34,000 करोड़ ही 30 साल में मिलेगा। तो बताइए क्या कि जब हमको पहले 1 करोड़ 30 लाख मिलना था 20 वर्ष में, अब हमको 34,000 करोड़ ही 30 वर्ष में मिलेगा। तो अब ये तो क्योंकि पंकज जी भी बता सकते हैं, क्योंकि पंकज जी सीए हैं और इस बात की जानकारी भी रखते हैं कि इन दोनों का अर्थ मुझे समझा दें कि फायदा कहां होने वाला है। मैं मानता हूं कि अब आधुनिक रूप से होगी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री यही 2 साल या 3 साल पहले इसका कार्य प्रारंभ कर देते तो आज उसका स्वरूप दिखने लगता कि हमारे यहाँ उत्पादन शुरू हो जाता। और एक बात में और उसमें ध्यान वाली बात है कि पहले जो उत्पादन हो रहा था उसमें उत्पादन 4.5 मिलियन टन था। अब क्योंकि बढ़कर के बता रहे हैं कि 9.1 मिलियन टन अगर वहां क्रूड ऑयल मिलने लगेगा तो हमको आयात नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ब्याज रहित हमको रिफाइनरी वाला पैसा ब्याज का पैसा नहीं देना पड़ता। तो बहुत सारी चीजें अब कही जा रही कि हम 40,000 करोड़ की बचत कर लेंगे उसी रिफाइनरी से। हम रिफाइनरी किससे लगा रहे हैं, एचपीसीएल से पहले भी लगा रहे थे और अब भी लगा रहे। तो हो सकता है कि कुछ शर्तों में उन्होंने क्यों, लेकिन जो ये 2 शर्तें नहीं है जिसमें हमको घाटा होना है, इसका स्पष्टीकरण तो हमारे पंकज जी दे पाएंगे।
लेकिन फिर भी शुभ संकेत माना जाना चाहिए कि रिफाइनरी चालू होनी चाहिए। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। वहां का निश्चित रूप से वहां पेट्रोल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बहुत सारी अन्य सुविधाएं वहां पर हो जाएगी और उत्पादन शुरू होगा। तो एक नया आयाम तो लिखा जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा कार्य शुभारंभ वाला। जी। पहले सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने शिलान्यास कर दिया, एक शिलान्यास का तो वहां पर हो गया स्थापित, लेकिन उसका उसी स्थान को महत्व देते हुए फिर से कार्य का प्रारंभ हो जाना एक शुभ संकेत माना चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पर आ रहे हैं और क्या कुछ कल घोषणा करेंगे, एक हम तो मानेंगे कि शुभ संकेत ही होगा। और ये चलिए, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं। अगर यही शुभारंभ अगर 1 साल पहले होता, उस दरमियान अगर ये चुनाव नहीं होता, तो क्या कांग्रेस फिर भी आरोप लगाती कि बिल्कुल ये गलत समय चुना है? देखिए, इलेक्शन को लेकर के बीजेपी को कहना है कि कहीं ना कहीं तो चुनाव चलते रहते हैं देश के अंदर, तो कभी हम इस बात की आड़ लें कि अब गुजरात में चुनाव है, अब राजस्थान के बाई इलेक्शन है, अब हरियाणा में चुनाव होंगे या फिर कभी कहीं चुनाव होंगे, तो ये तो सब सिलसिला चलता रहेगा। और बाड़मेर में रिफाइनरी है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, देश को समर्पित करने जा रहे हैं उसे, उसके समारोह के जरिए, तो इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। तो राजनीति का बिल्कुल ये तो मान सकते हैं कि अगर ये समय अगर और भी कोई होता तो भी कांग्रेस के आरोप होते। देखिए कि चुनाव के दौरान अवॉइड करने वाली बातें हमेशा होती रही है। अब क्योंकि चुनाव आयोग इस तरह की व्यवस्थाओं को रोक नहीं सकते। देखिए कि आप सारे विज्ञापन रोक दिए गए, केंद्र के, राज्य सरकार के विज्ञापन नहीं चल रहे हैं आपके कोई भी टीवी पर, न अखबारों में, क्योंकि उस पर संबंधित आचार संहिता लग गई। तो आचार संहिता लगती तो है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आप शासन में बड़ा चुनाव हो रहा है, छोटा चुनाव तो है नहीं, 2 लोकसभा का एक उपाय, लेकिन वो दायरा हो सकता है कि उस दायरे में नहीं आ रहा हो, लेकिन कोई भी चीज प्रधानमंत्री प्रदेश में आकर के बोलेंगे तो उससे प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा, उसमें दो राय नहीं। उसमें ये कहते कि बीजेपी कहते कि इससे कुछ नहीं होना है, लेकिन प्रधानमंत्री किस तरह का कल भाषण देते हैं, क्या राजस्थान को नई सौगात देने की बात करते हैं, उसका आपके नजरिए से क्या लगता है कि प्रधानमंत्री देखिए आ सकते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। कांग्रेस का अपना आरोप है, बीजेपी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बाई इलेक्शन में तो सभा करने आ नहीं रहे, और वो भी उनका एक अधिकार है कि बाई इलेक्शन में भी करनी हो तो, लेकिन सरकारी कार्यक्रम के तहत आ रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, तो आ ही सकते हैं। बेटी बचाओ अभियान के तहत 22 को झुंझुनू में भी आएंगे, फिर एक आरोप लगेगा। देखो, अभी झुंझुनू वाला अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ है, कल भी बात हो रही थी कि अभी तक वहां का क्लियरेंस नहीं हुआ है, लेकिन ये कार्यक्रम पहले से ही होता रहा है। देखिए कि राजनीतिक में हमेशा राजनीतिकरण ना हो, इससे प्रधानमंत्री को अलग रखना चाहिए। प्रधानमंत्री भी देश के प्रधानमंत्री, ऐसी स्थिति में चलिए उनको वापस आऊंगा आपके पास में, क्योंकि कृष्ण कुमार हरिद्वाल जी हमारे साथ हैं। हरिद्वाल जी, कांग्रेस क्यों आरोप लगा रही है? प्रधानमंत्री हैं, आ रहे हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट जिसको खुशी होनी चाहिए कि आप लोगों ने जिसका एमओयू किया था, अब उससे 2 कदम आगे बढ़ रहा है। वो बिल्डिंग अब बनती दिखाई देगी कि हाँ चलिए, हमने जो सपने देखे थे, हमने काम शुरू किया था, वो आगे बढ़ रहा है। ये जिसका शिलान्यास आज से करीबन 5 साल पहले जिसका हो चुका, उसके बाद 4 साल और कुछ दिन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रह चुकी है। ये उपचुनाव के समय इस टाइम को रखना, पिछले 4 साल में अगर कार्य इनको शुरू करना था, कार्य की शुरुआत की शिलान्यास रखनी थी, तो जब सरकार बनी थी जब रखते, तो अब इसको जनता को भेंट करने के लिए रखते। ये चुनाव के समय पे अचानक कार्यक्रम करा के तैयार और कि इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहले तो शिलान्यास कर रहे थे, बाद में समझा हुआ लोगों ने कहा भाई इसमें काफी बदनामी होगी, तो कम बदनामी का काम कर लिया कि भाई चलो हम शुभारंभ कर देते हैं। जब शुभारंभ भी करना था तो 4 साल पहले क्यों नहीं किया? 4 साल पहले अगर इस कार्य का शुभारंभ कर दिया गया होता तो मैं समझता हूं कि अभी तो इसको जनता के लिए, राष्ट्र के नाम पे समर्पित करने का समय होता। ये दोनों चीज छोड़ी गई और अब दूसरा कार्यक्रम और दे दिया कि बेटी बचाओ। अरे 4 साल से प्रधानमंत्री जी आते रहे जाते रहे, बेटी बचाओ कार्यक्रम में पहले भी आ सकते थे। अब 22 तारीख को बेटी बचाओ प्रोग्राम हो सकता है, वो विरोधियों को देखते हुए शायद वो पोस्टपोन भी हो जाए, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रोजेक्ट को अभी श्याम जी ने बोला, जिस प्रोजेक्ट को ये प्रॉफिट का प्रोजेक्ट बता रहे हैं, जिसमें 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान करीबन हो रहा है, 35,000-38,000 करोड़ मिल रहा है, मैं सही कह रहा हूं श्याम जी शायद, और उसमें नुकसान हो रहा है और जो हमें मिलने वाला था उसको 1% कम मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको फायदे का सौदा कैसे बताया जा रहा है। 4 साल तक रिफाइनरी पे क्या सोचते रहे, कौन से एग्रीमेंट्स करते रहे, क्या अपने कार्यकर्ताओं को, या क्या कोई कहीं ना कहीं इसमें
नियत में शक तो होता है कि 4 साल बाद अचानक किसी कार्य को शुरू करना है, जबकि इनको वसुंधरा सरकार को 5 साल का मिला है समर्थन, तो 4 साल 4.5 साल बाद इसका उद्घाटन का औचित्य नहीं है, क्योंकि ये 1 साल में बन नहीं सकता। तो ये चुनावी शगुफे के अलावा और कुछ नहीं है। मेरा मानना है इससे जनता समझेगी, और जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है, जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है कि इस टाइप के उद्घाटनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी है कि प्रधानमंत्री को, जैसा श्याम जी ने भी कहा और भी बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद होता है हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री से पार्टी का नहीं होता है। उसको इन लफड़ों में न पड़ के उसे कहना चाहिए था कि चुनाव लड़ो, चुनाव के बाद जो भी उद्घाटन या जो भी कार्यक्रम हो वो करना चाहिए था। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। वसुंधरा जी ने स्पेशली उनको बुला के कहा ऐसे नहीं तो ऐसे कर दो। ये क्यों जरूरत पड़ी कि पहले शिलान्यास कहा गया, फिर इसको कार्यारंभ कर दिया, अब कार्यारंभ में दिक्कत हो तो हम इसको कार्य का देख रेख का कार्यक्रम कर लें। ये बात गलत है। और इस विवाद इतने बड़े काम को जिसको कांग्रेस ने शुरू किया था इसको ढंग से चल नहीं देते, और आते ही अगर इसको काम शुरू कर दिया था तो मैं समझता हूं कि अभी यह जनता के सामने। हरिपाल जी, ये देखिए श्याम जी ने एक बात कही है, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि ये वक्त नहीं चुनना चाहिए था। उनका तो साफ कहना है कि प्रधानमंत्री वैसे तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए कि चलिए कम से कम ये भी काम शुरू तो होगा। एक बात बताइए मुझे, प्रधानमंत्री जी आए हैं, स्वागत है। प्रधानमंत्री जब भी, मैंने आपको फिर पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री हैं, न तो कांग्रेस के, नहीं बीजेपी। जब प्रधानमंत्री बनता है देश का प्रधानमंत्री होता है, तो ये काम प्रधानमंत्री का भी है कि विवाद की चीजों पर न आए। हमें तो प्रसन्नता होगी, तो प्रसन्नता जब होती, उद्घाटन तो पहले हो चुका, उद्घाटन में क्या प्रसन्नता करेंगे, उद्घाटन तो पहले हो चुका, शिलान्यास हो चुका। इस कार्य को आरंभ क्यों नहीं किया 4 साल से पहले? तो जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, 4 साल से क्यों बैठा रहा? चलिए 4 साल काम क्यों नहीं किया गया, जवाब दीजिए। पंकज जोशी जी बताएंगे इसको। पंकज जी, कुछ चीजें आ रही हैं, वो तो एक अलग मैटर है जिसमें हम बात करेंगे कि कई बार चर्चाएं भी हो चुकी हैं, जो कहा गया कि 40,000 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती सरकार ज्यादा दे रही थी, हम लोग कम कर रहे हैं। कुछ लेकिन कंप्रोमाइज वर्तमान सरकार ने भी किए हैं एचपीसीएल के साथ में, जो बड़ी बारीकी से अगर हम उसमें देखेंगे तो पता चलेगा कि रेवेन्यू शेयर हमारा क्या है। देखिए 26% हिस्सेदारी जो हमारी है वो अभी भी वो की हुई है जो अशोक गहलोत के टाइम पे थी, तो बदलाव कोई बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन बात राजनीतिक मायने की है। कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है कि उबाई इलेक्शन को ध्यान में रख करके मोदी का दौरा तय करवाया गया है। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, इसको बहुत समझने की चीज है। देखिए आज इन्होंने कहा कि जो है शिलान्यास एक बार होता है, उसको जो है इन्होंने जो है दुहाई दी बेसिकली धार्मिक चीजों की लेकर के। और निश्चित रूप से देखिए जनता की सरकार होती है, लोकतंत्र की जब सरकार होती है तो जो है जो भावनाएं हैं, जो चीजें हैं, उनका आदर करना चाहिए। और जैसा श्याम जी ने कहा कि उसका आदर जो है प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो है वो निकल करके आई कि शिलान्यास करने के बाद जो है हालत ये होती है कि खाली शिलान्यास होता है, काम शुरू कब होगा ये नहीं होता, जनता को पता नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम ना चलो शिलान्यास नहीं करेंगे, लेकिन काम शुरू होने की तारीख जो है, क्योंकि शिलान्यास का यदि आप अर्थ निकालेंगे तो अर्थ ही ये होता है कि शिलान्यास का मीनिंग है कि आज से हमने काम शुरू कर दिया, और लेकिन आप नहीं कर पाए, आपने काम खाली, आपको तो खाली उसको जो है एक पत्थर लगा करके उस पर जो है अपना नाम लिखवा करके जाना था, इसलिए आप उसको पत्थर जल्दी जल्दी लगा गए। आपको पता था कि ये टाइम चुनाव का आ गया, सबको पता था, लोकतंत्र में सबको पता होता है कि भाई 10 दिन बाद जो है आचार संहिता लग रही है और अब इसका शिलान्यास ठीक नहीं है। लेकिन आपने उसके, और उसके तब जब आपके पास उसकी ना तो आपने जो है स्वामित्व लिया, ना आपने एनओसी ली, जिस सरकार के अंदर आपने एनओसी तक नहीं ली, जिसके आपने स्वामित्व नहीं लिए, जिनकी जमीनें थी उनको आपने मुआवजा नहीं दिया, जो चीजें एक तरीके से फाइनेंशियल और टेक्निकल जो उनकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स थी वो बननी थी, वो नहीं बनी। बहुत बारीकी से आप देखेंगे तो बहुत सारे लेकुनाज इसके अंदर आपको मिलेंगे। सबसे बड़ा लेकुना भी देखो, श्याम जी ने बताया कि आपने टैक्स की जो कैलकुलेशन थी आपने 20 साल में 1,38,000 करोड़ कर दी। अरे भाई टैक्स कम हो गया क्या? यदि टैक्स कम हो गया तो आप पे भी फर्क पड़ता है, बाकी लोगों को भी फर्क पड़ता, पब्लिक पे पड़ता। तो टैक्स का कलेक्शन, टैक्स ऑफ रेट वही है, उत्पादन बढ़ रहा है वहां पर जो है, न केवल उत्पादन बल्कि जिन कुओं पे जो है पहले जो है 4 MMTPA जो है उत्पादन हो रहा था, उसकी जो परमिशन थी एक्स्ट्रा परमिशन देकर के केंद्र वाला आज की डेट में 9 MMTPA जो है 90 लाख मैट्रिक टन जो है ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद आज ही आपने देखा, करेगा नहीं करेगा, आज ही जो है उसने फिर कहा
आज उसने फिर कहा कि हम 37,500 करोड़ जितने की रिफाइनरी लगेगी उतना ही पैसा जो है हम जो है दोबारा से जो है इसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि ये जो स्थिति बनेगी उसमें हम जो है वापस से जो है एक्सप्लोरेशन बड़ा करने को तैयार हैं। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इन चीजों की जो है वायबिलिटी नजर आनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि साहब जो है आपने जो है कहा तो लोन जो है हमारे टाइम पे था ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप यदि देखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तो बहुत साफ सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी जो पीडब्ल्यूसी वाइस प्राइस वाटर कूपर ने दी है, डब्ल्यूपीसी ने जो दी है, उसमें आपने बहुत सीधा सा लिखा कि जो हमारा डेट रेशियो था पहले वो 1.5:1 था। इट मींस डेढ़ जो है जितनी इक्विटी है उसका 1.5 गुना जो है डेप्ट रहेगा। लेकिन अब यदि आप देखेंगे तो उसने कहा कि अब जो डेप्ट रहेंगे वो 2 रहेंगे, 2 रहेंगे, यानी कि जितनी इक्विटी होगी उसके डबल डेप्ट रहेंगे। इस कारण से जो है हमारा लोन नहीं होगा, वो जो लोन होगा वो एचपीसीएल का होगा, चाहे उस पर कुछ भी करे। इसलिए डेट रेशियो 2 हो गया, क्योंकि हमारा जो लोन था वो लोन हम देते। एक बात जानना चाहता हूं, आम जो दर्शक होता है, आम व्यक्ति जो है, आप जिस इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं उसको लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि आपके असर क्या। देखिए 2 चीजें होती हैं सर, एक बात बताऊंगा, 2 चीजें होती हैं, हमारी जेब से क्या जा रहा है और प्रदेश को क्या मिल रहा है। यही आम आदमी ये समझता है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा ये था कि पहले हम डेट दे रहे थे, खुद स्वयं डेट देते थे। स्वयं डेट देने का मतलब है कि जहां पर इस प्रदेश की हालत अपने आप में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाकी लगे के लिए पैसा नहीं है, और आज हम नहीं देना पड़ेगा, खुद देना पड़ेगा, खुद लेगा स्पेशल। कैसे नहीं देना पड़ेगा बताइए मुझे जरा एक बार। डेट रेशियो बताइए कहां है? डेट रेशियो 2 है, आप देखिए, आप प्रोजेक्ट बोर्ड देखिए, डेट रेशियो 2 है। डेट रेशियो में मतलब क्या है कि भाई जो कंपनी है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम इक्विटी है वो एचपीसीएल की है, जो पूरा कंट्रोलिंग है वो एचपीसीएल का है। 26% है, पहले माइनस शेयर है, पहले भी 26। मैं ये कह रहा हूं ना, कोई डाउट नहीं है। जब माइनस शेयर होता है जो डेट कौन लेता है? डेट वो लेगा, कोई भी बैंक डेट उसको देगी जिसके बेसिकली कंट्रोलिंग है, जिसके पास उसका नियंत्रण है। आज नियंत्रण किसके पास है? एचपीसीएल के पास है। डेट रेशियो यदि बढ़ेगा तो जो है एचपीसीएल को देना पड़ेगा, और एचपीसीएल यदि इसमें है, मैं आपको वही चलिए, हमने भी एक ऑटोनमस बॉडी बना दी है इसके 26% के साथ भी नहीं शब्द बना दिया हमने एक। सर वो तो वो कह सकते थे, कंपनी बनाई हमने। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सरकार की देनदारी नहीं होगी? आप लोग पीपीपी मोड पे नहीं जाएंगे कि इन्वेस्टर कौन आएगा हमारे साथ? 26% पे आ रहा हूं, देखिए आप बताइए। 26% नहीं आएगा सर, निश्चित रूप से आएगा, निश्चित रूप से आएगा। नहीं, देखिए अब नहीं आ सकता 26% में, क्योंकि पीपीए ये जो आप बात कर रहे हैं ये पीपीए मॉड ही है, क्योंकि बेसिकली पब्लिक प्राइवेटाइजेशन मॉड ही है, क्योंकि उसमें 76% जो इक्विटी है वो बेसिकली एचपीसीएल की है। 74% इक्विटी के अंदर आप यदि देखेंगे तो टोटल यदि आप देखेंगे तो 74% इक्विटी में यदि जनता की भागीदारी देखेंगे, क्योंकि एचपीसीएल बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसमें जनता के शेयर जो है उस पर लगे हुए हैं, तो उसके अंदर बाकायदा जब उसके शेयर लगे हुए हैं, मेजोरिटी शेयर उसका है, तो आपका माइनॉरिटी शेयर आपके कंट्रोल के लिए 26% से ऊपर में नहीं आ सकता। आपको यदि करना है तो बेसिकली सूद की तरह से 26% शेयर जो है आप चाहें तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको जो है पीपीए मोड पे नहीं ला सकते। जैसे आज हम जो कर रहे हैं, कोल इंडिया का हमने किया, कोल इंडिया लिमिटेड में जितनी हमारी इक्विटी थी, हमने कहा, क्योंकि आपने पिछली सरकार ने कहा कि भाई 75% से ऊपर की जो इक्विटी होगी वो नहीं रहेंगी लोगों के पास, सार्वजनिक क्षेत्र के अपनी पास में, तो आप देखिए कि जिनके पास 95% से लेकर के और ऊपर तक की थी वो 75% तक लाने के लिए उन्होंने सार्वजनिक निर्भर के थ्रू जो है उन्होंने किया, और उसके थ्रू जो है आप ये देखें तो पहले का विनिवेश और आज के निवेश के अंदर फर्क पड़ा। और आज इन्हीं तरीकों मैं कह रहा हूं कि आज यदि आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इन चीजों की बढ़ेगी, तो बेसिकली विनिवेश से अमाउंट जो आएगा वो बड़ा अमाउंट आएगा। पंकज जी, क्या मैं एक बात जानना चाहूं, लगातार आप लोग ये बात कहते जा रहे हैं, हालांकि आपके श्रीमुख से अभी नहीं निकला है कि 40,000 करोड़ रुपए पूर्ववर्ती सरकार ज्यादा दे रही थी। रिफाइनरी की टोटल जो कॉस्ट है अभी भी 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा होगी, तो 40,000 करोड़ रुपए का जो गेम है वो बार बार धर्मेंद्र प्रधान से भी जब पूछा गया तो वो गोलमोल आंसर देते हैं, कोई इस बात को लेकर के नहीं कहता। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जिनकी जिम्मेदारी बनती है, प्रदेश के मंत्री हैं, वो भी जवाब नहीं देते हैं। तो ये बात असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए, श्याम शर्मा जी बैठे हुए हैं, ये उस वक्त के चश्मदीद भी हैं, कि 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं। रिफाइनरी की कॉस्ट जितनी है 43,000, मैं आता देखिए दो तरीके की कॉस्ट तो 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कैसे हो गए? मैं आ रहा हूं देखिए, 2 तरह की कॉस्ट है। पहली कॉस्ट है बेसिकली फिक्स कॉस्ट, जो बेसिकली इक्विटी और डेब्ट के अंदर जो बेसिकली इक्विटी में लगेगी। दूसरी है वर्किंग कैपिटल, जो बेसिकली आपको चाहिए आज जो डे टू डे चाहिए, क्योंकि रिफाइनरीज के लिए सबसे बड़ा जो वो है, क्योंकि उसकी कॉस्ट है ये बेसिकली उसकी फिक्स कॉस्ट है रिफाइनरी की, इसमें वर्किंग कैपिटल इंक्लूड नहीं है।
वर्किंग कैपिटल तो जितना आप प्रोड्यूस करेंगे उतनी आपको उस समय तो 37,000 की कॉस्ट 43,000 करोड़ मैं यही कह रहा हूं। तो मानक 6 के तहत मैं यही कह रहा हूं उसके, मैं यही कह रहा हूं आपको। तो वो जो 43,000 करोड़ रुपए की जो कॉस्ट है वो बेसिकली उसकी फिक्स कॉस्ट है। जो रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल का जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार होगा वो उसकी कॉस्ट है, लेकिन उसको बेसिकली रनिंग कंडीशन पे रहने के लिए और वर्किंग कैपिटल चलने के लिए, क्योंकि आप लगातार देखेंगे तो जितने भी लोन्स हैं, जितने भी सीसी लिमिट्स हैं, आज यदि आप रिलायंस कम्युनिकेशन का जो आपने बात करी थी उसके अंदर मैक्सिमम शेयर वो होता है जो वर्किंग कैपिटल होता है, जो बेसिकली सीसी लिमिट के रूप में होता है या बेसिकली उनकी चीज अदर उसके जो एडवांसेस के रूप होता है। तो सरकार को यह कहा गया था कि आप खुद देखें तो सरकार ने कहा गया था कि 56,000 करोड़ रुपए जो बात थी, 4,000 करोड़ की बात की, वो एक साल में नहीं देना था, 3,000 समथिंग करोड़ रुपए प्रति वर्ष देना था। इट मींस वो वर्किंग कैपिटल जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल बढ़ती आपको उसको इंट्रोड्यूस करना था। तो ये जो इंट्रोड्यूस करना था, उस इंट्रोड्यूस को उन्होंने कहा कि हम इतना इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम अपना इंट्रोड्यूस जो है वो 1100 समथिंग करोड़ रुपया जो है प्रति वर्ष करेंगे, जिसके अंदर 16,000 करोड़ रुपए 15 साल के अंदर लगेंगे। इसलिए 40,000 करोड़ रुपया जो है हम उसको डेप को जो है उसमें नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र संस्था है। एक बार के लिए रोक रहा हूं आपको, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और वापस लौट करके हम बताएंगे कि जो अशोक गहलोत जो आपके आरोप हैं पिछले दिन को किस तरह से खारिज कर चुके हैं, जो आप बात कर रहे हैं उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे और रिफाइनरी, उससे गरमाई सियासत को। खैर चलिए पंकज जी, आपका अपना तर्क है कि हमने बचत की, पूर्ववर्ती सरकार का अपना तर्क है हमने बचत की। खैर चलिए जो भी है, लेकिन प्रदेश को रेवेन्यू मिलना चाहिए, यहां का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सबसे बड़ी जरूरत यह है। और रिफाइनरी की उपयोगिता तभी है क्योंकि कहा जाता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 लाख लोग सीधे इससे जुड़ेंगे, और रिफाइनरी जहां होती है इसमें कोई संदेह नहीं है, तकदीर भी बदलती है। हमारे नजरिए से देखें तो राजस्थान की तकदीर बदलनी चाहिए। दोहरों से जब वो धुआं निकलेगा और जब उस क्रूड ऑयल का दोहन के लिए उसे तैयार किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से तकदीर बदलनी चाहिए। जिन मुल्कों की पूरी जो जीडीपी और उनकी इकोनॉमी इसी पे टिकी हुई है, हमें लगता है कि वक्त है कि हमें इसका फायदा लेना चाहिए। अगर हमारे पास इतना क्रूड ऑयल है, हम दूसरों के भरोसे हैं, हम उस पोजीशन में आए हैं कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, दूसरे मुल्कों को हम दे सकें, हिंदुस्तान की जरूरत पूरी कर सकें, तो मुझे लगता है कि वो भी जरूर याद किए जानी चाहिए। सियासत से बड़प्पन इस बात को लेकर होना चाहिए कि कभी भी अगर इस जरूरत को हम पूरा कर सकें तो उस दिन लिखा जाना चाहिए कि इन सरकारों के दौरान इसका ये काम हुआ, इसको 2 कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, बजाय इसके कि इसकी सियासत का रंग किस तरह से चढ़ना चाहिए। श्याम जी, आपके पास में एक बार आना चाहूंगा। हाँ खैर चलिए, लेकिन जो कांग्रेस का आरोप था, मैं सीधा एक बार पंकज जी हम उसमें चले गए थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स में। कांग्रेस का जो आरोप है कि बाई इलेक्शन के दरमियान आना नरेंद्र मोदी का इतना बड़प्पन, उनको दिखाना चाहिए था कि प्रदेश में बाई इलेक्शन है तो उस सभा को टाल सकते थे, 1 फरवरी के बाद आ सकते थे या आचार संहिता लागू इससे पहले आ सकते थे। कांग्रेस का आरोप है। देखिए मुझे लगता है कांग्रेस जिस तरीके के आरोप लगा रही है वो शायद बेबुनियाद टाइप आरोप है। आप देखिए प्रदेश के अंदर मैं कह रहा हूं कि क्या बेसिकली आप जब आएंगे, यदि हरियाणा में आप आते या दूसरी जगह पे आते, तो आपकी जो दूरी है, मतलब आप खुद देखें आज जब वो बात करेंगे तो वो रिफाइनरी के ऊपर बात करेंगे। रिफाइनरी का यदि अजमेर से बात करें और हम अलवर से बात करें तो आप दूरी देखिए। आप मैं कह रहा हूं कि क्या देश के अंदर बाकी जगह जो चुनाव होंगे वहां जो होगा वहां, लेकिन आज बात यह है कि उसका शिलान्यास करने के बाद क्या उनके जो भाषण है या कोई उनकी चीज है उनसे उस चुनाव पर यदि फर्क पड़ता है या चीज पड़ती है तो मैं कह रहा हूं मानना चाहिए। लेकिन यदि कोई चीज सत्य है और सत्य के हिसाब से नहीं होता है, मैं आ रहा हूं सत्य के आधार पर कोई चीज है तो वहां कहां गलत है भाई? क्योंकि आप विज्ञापन तो देखिए, विज्ञापन क्या है, विज्ञापन क्या है, आपकी विज्ञापन है क्या चुनाव? आज आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यदि कोई ये कहता है कि मैं आज आपको जो है सारे काम बहुत अच्छे से करके यदि जनता को कह दे कि मैं 5 साल की चीजें 3 दिन में दे दूंगा, तो मैं कह रहा हूं कहां कह दे कि हाँ 3 दिन में दे दूंगा, मैं कह रहा हूं उसको वोट देना चाहिए। 5 साल की चीजें 3 दिन में दे देगा, जब सामने के सामने दे ही रहे हो आप हमें, तो कैसी है? लेकिन आप कहोगे हम 5 साल में देंगे आपको,
देखिए आज हमने कह रहे हैं कि उन चीजों का जो शिलान्यास है आज उस चीज से दूरी पर है। आज हमने कहा, इन्होंने कहा साहब शिलान्यास नाम मत रखिए क्योंकि आपका शिलान्यास जो है उसका नाम हो चुका है, ये जो है हिंदू रीति में ऐसा है, इसमें है। उन्होंने कहा ठीक है इसको मान लें, लेकिन आज एक बात साफ निकल करके आई कि शिलान्यास और काम शुरू करने के अंदर लोगों को फर्क पता चला कि खाली शिलान्यास हो जाता है, काम शुरू नहीं होते हैं। तो इसका फर्क तो कम से कम लोगों को समझ में आएगा ना, तो आज आना भी चाहिए। और आज इस तरह की सियासत कि साहब प्रधानमंत्री जी वहां आइए, प्रधानमंत्री सबके, ये कौन मना करता है प्रधानमंत्री किसके नहीं है भाई? मैं तो कह रहा हूं कि इस चीज के अंदर ये होना चाहिए कि हाँ आज यदि डिबेट होनी चाहिए तो इस चीज पर होनी चाहिए, है ना, कि आपने ये काम किए, हमने आपसे 2 काम ज्यादा किए, हमने जो काम किए उससे ज्यादा हमने जनता को सर्व किया। अगला सवाल आज लोकतंत्र में ये चीज होनी चाहिए और जनता इस चीज को तय करेगी। मेरा मानना यह है इसके अंदर कि हमने तो 4.5 साल लेट किया काम को शुरू करने में। नहीं लेट नहीं किया आपने शुरू नहीं किया। सुनिए शिलान्यास का मतलब शुरू होता है, आपको किसी तरीके से शिलान्यास इसलिए किया जाता है इस काम को शुरू करना है। आप सुनिए मेरी बात, हमने 4.5 साल लेट किया, आपने 4.25 साल नहीं करा और आपने ये कहा कि वो सरकार कांग्रेस सरकार जारी थी इसलिए उन्होंने कहा कि मैं एग्जाम देने जाऊं 3 घंटे के एग्जाम में, लास्ट के जब 15 मिनट बचे तब मैं जो है मास्टर साहब से पेपर लूं, पेपर दे दीजिए मैं करूंगा। ये तो मैं कहना चाहता हूँ मैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मैकेनिज्म तय किया है हो जाएगा? हमने किया ये 15 मिनट पहले पेपर लेते हैं एग्जामिनर से, आपने आधा घंटे पहले नहीं हमने देखिए हमने आपने जो बात सुनिए मेरी बात सुनिए उसके बाद बोलिए। आपने कहा कि कांग्रेस सरकार को जाना था इन्होंने उद्घाटन कर दिया, तो क्या आपने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी को जाना इसलिए काम शुरू करवा रही है? सुनना मैं तो वही आ रहा हूं आपको। आपने जो है आपको 4 साल किस पे लगे मेरे से पूछिए, आपको 4 साल इसमें लगे कि जो रिफाइनरी है वो लीलाला में लगनी चाहिए या पचपदरा में लगनी चाहिए? आप लगातार उसी में घूमते रहे कि वो कह रहे कि लीलाला में लगनी चाहिए, मेरी जमीन यहां पर है, वो कह रहा पचपदरा में लगनी चाहिए। 4 साल आपने खाली इसे निकाले। आपने ना तो बेसिकली उसका टेक्निकल रिव्यू कराया, ना आपने फाइनेंशियल रिव्यू कराया, ना आपने जमीन का अधिग्रहण किया, ना आपने एनओसी ली, ना आपने कुछ लिया। खाली यदि पेपरों में पूरे 4 साल यदि काम आया तो यह आया कि लीलाला की जमीनें अधिग्रहण करेंगे, फिर थोड़े दिन बाद आया 6 महीने बाद कि वहां के विधायक नहीं मान रहे, हम जो है 55 की जमीनें करेंगे। उसके बाद फिर कोई नाराज हो गया तो फिर हम लीलाला चले गए। आपने 4 साल इसमें निकाले। हमने जो निकाले वो हम बताते हैं आपको। हमने सबसे पहले आने के बाद पहले ही बजट में जो दिसंबर में सरकार आई उसके 2 महीने बाद फरवरी में बजट आया, बजट के अंदर सबसे पहले कहा कि हम इसकी जो चीजें हैं वो प्रदेश के हक में करेंगे और इसका रिव्यू करके हम लगातार बात करेंगे। और आप देखें उसके बाद हमने पूरी 4800 जो हेक्टेयर लैंड है उसका अधिग्रहण जो है मार्च तक करने के बाद कंप्लीट किया। इसके बाद हमने मार्च के बाद से लगातार पॉल्यूशन कंट्रोल की जो वो थी, जिसको कि लगातार आपने जो दूसरी जो थी जिसको केंद्र को आपने जो 2-2 साल में दिया, हमने खाली जो है सरकार में रहते हुए 3 महीने के अंदर पॉल्यूशन का सर्टिफिकेशन क्लियरेंस ला करके हमने वहां दिया। उसके बाद हमने उनसे जो है जितने भी फाइनेंशियल रिव्यूज थे और टेक्निकल रिव्यूज थे, जो दोनों कंपनियां चाहे पीडब्ल्यूसी हो चाहे बेसिकली इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड हो, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने हमें टेक्निकल रिव्यू करके दिया कि अब जो है मानक 3-4 की जो एजेंसी जो है रिफाइनरी वो उचित नहीं रहेगी, वो वाइबल नहीं रह पाएंगी। उससे ज्यादा फायदा लॉन्ग टर्म में प्रदेश का जो है मानक 6 की जो होगी, BS6 की जो होगी वो रिफाइनरी होगी। हमने इमीडिएटली उस पर जो है डिसीजन लिया और वो रिफाइन लगाने के लिए हमने कॉस्ट को कंक्लूड करके और उससे जो है MOU किया। तो ये जो चीजें हैं लगातार उन चीजों को ठीक बात है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानक 6 की जो आप लगाने जा रहे हैं, अगर 2 साल डिले होगी तो शायद हो सकता है नई टेक्नोलॉजी कोई और आए। वो समय के साथ में बात है और अच्छी बात है ये। तो अगर समय का उपयोग करके हमें उस टेक्नोलॉजी को करना चाहिए। अगर हम इतना पैसा लगा रहे हैं और समय के साथ नहीं चलेंगे तो बड़ा एक प्रॉब्लम भी होगी उसके साथ में। शाम जी वापस मैं आपके पास में आना चाहूंगा। तो चलिए अपने अपने दावे होंगे कि हमने 37,000 करोड़, फिर 43,000 करोड़, 40,000 करोड़ की बचत। महज ये एक उस तरह के दाव पेच हैं जिसे नूरा कुश्ती कही जा सकती है कि कांग्रेस अपनी तरफ से कहेगी कि नहीं बिल्कुल गलत कह रही है बीजेपी या सरकार कहेगी कि 40,000 करोड़ की बचत है। लेकिन इसका जवाब ठीक रूप से कोई नहीं दे पा रहा है कि 40,000 करोड़ 37,000 करोड़ की योजना में कैसे बचाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने इस बात को लेकर कहा भी है कि मैं इसका अक्सर से जवाब दे सकता हूं अगर कोई भी चाहे कि कैसे पैसे बचा दिए। और आपने कहा कि देखिए कंप्रोमाइज करना एचपीसीएल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोनों तरफ से ये तो उंगली कम से कम नहीं उठा सकते इतने बड़े प्रोजेक्ट में कि कहीं कोई घपला किया कुछ किया, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है। एचपीसीएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो उपक्रम है
जो कहें कि कमाऊ पूत होते हैं उनमें से एक है HPCL भी। तो ये तो माना जा सकता है कि करप्शन चार्जेस तो नहीं लगा सकते, बस एक स्मार्टनेस पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमने ये कर दिया, उन्होंने ये नहीं किया। ये मान सकते हैं क्या इसका कोई पॉलिटिकल बेनिफिट होगा कि देखिए उन्होंने उस वक्त ये किया था, हम ये कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, रिफाइनरी का शिलान्यास के बाद 4 साल तक कोई भी कामकाज नहीं शुरू करना, निश्चित रूप से कहा जाता है कि प्रदेश के बारे में हमने सही सोच नहीं रखा, क्योंकि सरकार बदलती है, चाहिए सरकार बदलेगी, चाहिए आप सरकार भी अगर बदलेगी तो नई वाली सरकार क्या इस प्रोजेक्ट को चालू रखेगी नहीं रखेगी, ये सारी बातें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं सोची जानी चाहिए। ये सोची जानी चाहिए प्रदेश के उस निवेश कितना होगा, क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें। एक प्रोजेक्ट लाए गए, प्रधानमंत्री और सोनिया जी ने उसका शिलान्यास कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री शिलान्यास करता है तो माना जाता है कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि फॉर्मेलिटी पूरी होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब प्रधानमंत्री अगर सोच ले के भी करना है तो सारी बातें होती है। लेकिन वसुंधरा जी ने सरकार आने के बाद अपने बजट 2 बजट 3 बजट में तो 2 बजट में तो आपने सुना ही नहीं कि रिफाइनरी लगेगी नहीं लगेगी, कोई बोलता ही नहीं था, बात ही नहीं हो पाती थी। ये सब बातें विधानसभा में आप भी थे और मैं भी मौजूद था। जब तीसरा बजट आया तो हमने कहा कि हम रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं, हम MOU कर रहे हैं दोबारा से और उसका रिव्यू कर रहे हैं, सारी बातें रिव्यू तो होना चाहिए, क्योंकि जब आपने प्रोजेक्ट ही 4 साल डिले कर दिया तो उसमें बहुत सारी कमियां हो गई होगी, बहुत सारी खामियां हो गई कि उसकी तो पूर्ति करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं। शुभारंभ का मतलब होता है कि सारी कठिनाइयां जो भी है उसके अंदर दूर कर दी गई है। ये बात सही है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो है उन्हें दूर भी कर लिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने आज सारे देवी देवताओं को मनाने का प्रयास किया, गई हैं और कह रहे हैं कि बहुत बड़ा काम है और एक बहुत बड़ा लक्ष्य को लेकर के कल प्रधानमंत्री जी हमारे को कार्य शुभारंभ कर जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, तो मानने भी चाहिए। और जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान 2 दिन पहले ही वहां पर आकर के सारी चीजों का सिचुएशन समीक्षा कर रहे हैं, तो एक अच्छे संकेत माने जाने चाहिए इसमें कोई। लेकिन हो सकता था कि केवल 15 दिन का अंतर था, यही अगर हम 1 फरवरी के बाद इसका कार्य का शुभारंभ करते थे, कोई राजनीतिकरण नहीं होता, कोई आरोप नहीं लगता, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री किसी चुनाव के बीच में जाकर के उसी प्रदेश में जाकर के यदि कहें कि राजनीति नहीं होगी और मैं इसका शुभारंभ कर रहा हूं, एक बहुत शुभ संकेत तो माना जाना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है श्याम जी, देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रदेश को एक उम्मीद होती है कि चले हमारी योजना के लिए कुछ कहेंगे, प्रदेश के लिए कुछ कहेंगे। प्रदेश की जनता क्या वास्तव में कुछ इस तरह का होता है कि मतदाता पे सीधा पश्चिमी राजस्थान से अगर कोई मैसेज देते हैं तो पूर्वी राजस्थान में उसका मैसेज आए, अलवर पे जाए है, या फिर मिडिल राजस्थान है जिसके लिए माडलगढ़ और अजमेर में चुनाव हो रहा है वहां पे जाए, तो इसका कोई ऐसा फर्क पड़ सकता है कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे कि हम एक लक्ष्य लेकर चलते हैं, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतने समय तक इसमें से इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए, तो इसका क्या असर पड़ेगा? ये तो अंडरस्टूड है कि बिल्कुल MOU हो चुका है, रिफाइनरी तो राजस्थान में आनी है, तो इसके पॉलिटिकल माइलेज अपनी तरह से बीजेपी उसे बनाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस आरोप लगाएगी कि हमने MOU साइन कर दिया था, सब कुछ था, लेकिन लटकाए रखे, इतने समय बाद में कर रहे हैं, जैसे हरिद्वाल जी भी बता भी रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल सकता है इसमें, लेकिन क्या वास्तव में आम मतदाता जो है उस पर इन चीजों का कोई असर पड़ेगा? देखिएगा कि प्रधानमंत्री कल भाषण देने के बाद हम कह पाएंगे कि वो क्या कह पाए, वो आचार संहिता की संयमता रखेंगे क्या कल, क्योंकि सारी बातें सब निर्भर करेगी आप क्या देना चाहते हैं प्रदेश को। आप रिफाइनरी का कार्य का शुभारंभ कर देंगे कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ कोई घोषणा इसलिए नहीं कर पाएंगे कि उपचुनाव की आचार संहिता, तो वो क्षेत्र भले ही प्रभावित नहीं है लेकिन पूरा प्रदेश उससे प्रभावित है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2 जगह और एक विधानसभा का चुनाव, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजनीतिकरण तो निश्चित रूप होगा। प्रधानमंत्री का आना और निश्चित को कुछ न कुछ कल क्या भाषण देते हैं प्रधानमंत्री, उस पर निर्भर करेगा कि क्या हमारे प्रदेश को कोई और सौगात देंगे के साथ में, तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में होने वाले चुनाव जो उपचुनाव है उस पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और कांग्रेस का आरोप भी लगाना उचित है, क्योंकि आप 15 दिन का ही तो टाइम था, अब 16 तारीख को कर रहे हैं, इसके बजाय आप 2 फरवरी को करते, क्योंकि मतगणना होने के बाद करते तो एक शाही तरीके से आप कह सकते थे कि हम कोई राजनीति नहीं करते, विकास में विकास होना चाहिए और हम कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, हम चुनाव आचार संहिता। चले तो सीधा सीधा आपका भी ये कहना है कि एक अवसर को तलाशा गया है कि प्रधानमंत्री का विजिट प्रदेश में भी होना चाहिए और कुछ इसके पॉलिटिकल माइलेज जो है
उनको भी बुनाया जा सकता है, एक स्ट्रेटेजी के तहत मान सकते हैं इसे? देखिए कि आज वो नॉमिनेशन कंप्लीट हो गया, नाम वापस ले लिए गए, आज सारी चीजें कंप्लीट हो गई। हाँ। कल से चुनाव प्रचार शुरू होगा, तो उसका क्या माना जाना चाहिए? जब अगर राजनीतिक पार्टियां दोनों ही कल से सक्रिय होकर के पूरे रूप से चुनाव प्रचार में लग जाएंगी, तो कल आप प्रधानमंत्री को ला करके प्रचार प्रसार कराना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? एक प्रश्न चिन्ह तो निश्चित रूप से लगता है, उसमें दो राय नहीं है जी। प्रधानमंत्री का आना शुभ है, हम नहीं मानते कि शुभ नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है और जो कमियां होती है उसकी पूर्ति भी होती है, और एक शुभ संकेत मानना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे बीच में जो विवाद और वो चीजें थी वो समाप्त हुई और एक नया युग का प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री कुछ कहलाने की स्थिति में आएंगे, उदयपुर में नहीं कहला पाई, लेकिन आज हमारे यहाँ बीच में बातचीत हुई और सारी बातें हो रही है, तो एक शुभ संकेत तो माना जाना चाहिए कि हमारा पूरा पश्चिमी राजस्थान है एक सुनहरा पल तो कल देखेगा कि हमारे यहाँ रिफाइनरी का जो कांग्रेस की सोच थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच थी, उसको हम साकार रूप और तरीके से देने के लिए प्रयास करेंगे। चले, राजनीति तो होती रहेगी। एक मैं हरिद्वार साहब एक बात जानना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी पे लगातार ये आरोप कांग्रेस लगाती है कि जुमलों की राजनीति करते हैं, को जो घोषणाएं हैं उन पे टिकते नहीं है, देश को वो सब केवल बस एक ये कहें कि आपके एक सेट डायलॉग आपके लीडर्स का है कि मन की बात करते हैं, ढंग की बात नहीं करते हैं। तो जब भरोसा है आप लोगों को कि प्रधानमंत्री कोई ऐसे कोई बात नहीं कर सकते जिससे जनता पे कोई गहरी छाप छूट सके, तो कांग्रेस को इसको एक राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, कि गहरी बात नहीं करते, ज्यादा दिन असर नहीं रहता, लेकिन 15 दिन तो असर रहता है, 15 दिन तो असर रहेगा। चलिए, शाम जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखो, इस मामले को मैं भी मानता हूं और कोई भी प्रदेश का नागरिक अच्छी तरह जानता है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में आते हैं तो उसकी अच्छी घोषणाएं होती है, अच्छा कुछ देके जाते हैं, अच्छा पैकेज देके जाते हैं। पैकेज दे नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट दे नहीं सकते। लेकिन आप मानिए, आप पत्रकार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आप मीडिया के लोग हैं, ये श्याम जी प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप बताइए प्रधानमंत्री का राजस्थान में मूवमेंट हो, ऐसा कौन सा अखबार होगा, ऐसा कौन सा अखबार होगा जो फ्रंट पेज पे पूरी न्यूज नहीं आएगी? ये एडवांटेज है पार्टी को, ये एडवांटेज लेने के लिए काम किया गया है। करोड़ों रुपए खर्च करने पे भी वो जो एडवांटेज नहीं मिल सकता कि प्रधानमंत्री का आने से एडवांटेज होता है। इसलिए अपने आप को दूसरा नहीं कहना चाहिए, मन में बेईमानी है। अगर ये थी तो 4 साल पहले क्यों नहीं हुआ काम शुरू? मैं तो फिर दोबारा कह रहा हूं, 4 साल के पश्चात 4 साल की वर्षगांठ मना ली जब, उसके बाद आपने काम सोचा। और हमारे मित्र पंकज जी कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल 9 महीने में तैयार हो जाएगा, 10 महीने में तैयार हो जाएगा। मैं समझता हूं कुछ नहीं। इसके बाद जैसे कि आप देखिए, गुजरात में चुनाव हुए तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल पकड़ लिया, बंगाल में चुनाव है आपने सुभाष चंद्र बोस पकड़ लिया। अब कहां सरदार वल्लभ भाई, क्यों नहीं बात हो रही उनकी? सुभाष चंद्र बोस की बातें क्यों नहीं हो रही? आपने फिर भी गुजरात चुनाव में आपने पकड़ लिया उनको, पद्मावती जी को पकड़ लिया। ये सब बातें चुनाव के टाइम पर जनता को बगलाने करती, 15 दिन बाद जनता के समझ में आ जाती है। उस वक्त देश में अब रिलीज हो रही है, अब राजस्थान में समझा जा रहा है यहां रिलीज नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद यहां भी रिलीज कर देंगे। ये हल्की बातें हैं, राजनीति को लंबे समय के लिए बात करनी चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को, हो सकता है कांग्रेस ने लेट शुरू किया हो, लेकिन कांग्रेस ने जब शुरू कर दिया था तो प्रधानमंत्री जी बन गए थे, केंद्र में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी। जो प्रॉब्लम से 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में हो जाती, फिर 4 साल और 2 महीने 3 महीने का टाइम क्यों लिया गया? ये अपने आप में ये आपकी नाकाफी बरती है। सरकार का कोई इरादा नहीं है भविष्य में तय करने का, सरकार अपनी राजनीति कर रही है। वसुंधरा राजे हमेशा जाके जात पात की बातें करती है और अब ये कहेगी विकास मूर्ति हूं, विकास की बात करते हो। विकास की मूर्ति 4 साल पहले कहां थी? श्याम जी ने कहा, इन्होंने तो कहा 4 साल पहले बजट में दे दिया था, मुझे साथ ध्यान नहीं कि बजट में कह दिया था हम रिफाइनिंग लगाएंगे। ये कहा था रिफाइनिंग के बारे में भी हम सोचेंगे। तो सोचना और करने में बहुत है। शिलान्यास कल होगा, उसके बाद कितने दिनों बाद काम शुरू होता है, कैसे होता है, कार्य का शुरू हुआ, शिलान्यास ही मान लो, उसको शिलान्यास का शब्द बदल दिया। अब उसको कल कार्य का शुरुआत करेंगे, कार्य का शुरुआत कल से ही शुरू हो जाएगा, 5 दिन का फिर भी गैप लिया जाएगा। और आने वाले 6 महीने बाद जो आचार संहिता या 7 महीने बाद आचार संहिता लगेगी, उससे पहले क्या तैयार हो जाएगी? नहीं होगी, किसी हालत में नहीं हो सकती। इतनी रिफाइनरी नहीं तैयार हो सकती, क्योंकि देख रहे हैं जो पुल कांग्रेस के टाइम बने हुए थे वो इन्होंने जो भी काम किया है, जो कांग्रेस जो करके गई, जैसे जम्मू तक की जो यात्रा थी, ट्रेन से यात्रा थी, इन्होंने तो उद्घाटन नहीं किया उसका, बना के तो कांग्रेस गई थी। जब भी नहीं बोला इन्होंने भाई कांग्रेस ने जो बहुत शुभ कार्य किया था इसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। इसी प्रकार से राजनीति हर जगह नहीं करनी चाहिए, इस पर विशेष रूप से प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री चूंकि आ गए यहां पर,
आए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको कहना चाहिए भाई उद्घाटन हो गया, गलती से किसी बात नहीं है, बिना भाषण दिए जाना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो भाषण देंगे, छपेगा तो कम से कम 50 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वो गलत है, चुनाव टाइम बिल्कुल गलत है, और जो अपने आप को सिद्धांतवादी पार्टी बताती है उसको इस टाइप की हरकतें करना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री को अभी भी समय है इस दौरे को रद्द करना चाहिए, और आगे 22 तारीख को जो और प्रोग्राम बना रहे हैं उसको तो अगर फिर भी करने की कोशिश की गई तो मैं समझता हूं कि इससे बुरा समय कोई नहीं रहा कि प्रधानमंत्री अपने पद का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। चले, प्रधानमंत्री पे पद के दुरुपयोग की बात की जाएगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि चुनाव के मद्देनजर ये दौरा तय किया गया था, ऐसा कुछ नहीं था कि इसे आगे पीछे नहीं किया जा सकता था। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मल मास का महीना है, इस वजह से इसे डिले किया गया, और ये जो टाइम चुना गया है मकर संक्रांति के बाद का तय किया गया था, क्योंकि पहले मकर संक्रांति रखा गया था, त्योहार की वजह से इसे 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। तो ये तो माना जा सकता है राजनीति होना इस पे लाजमी। लेकिन एक आम आदमी जो कहते हैं कि 2013 में इसका शिलान्यास हुआ, अब जो 18 में इसका शुभारंभ का समारोह किया जा रहा है, लेकिन अब 2023 तक इसका उद्घाटन ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि फिर एक बार कोई नई ईंट लगाई जाएगी वहां पे। ये आम जन जो है उनकी जहन में सवाल जरूर कूदता होगा कि अभी कितनी बार, आखिर चलिए एक जैसा समारोह 2 बार किया जा रहा है, लेकिन अब तो वह ऐसा दिखना चाहिए कि बिल्कुल प्रोडक्शन हो गया और वहां पे लोग देखने जा रहे हैं कि ये तेल की धार थार से निकल रही है, तभी प्रदेश की तकदीर बदलती नजर आएगी। केवल पत्थरों से तकदीर नहीं बदलने वाली है। पत्थर लगाना, चाहे वो शिलान्यास कहें चाहे कार्य शुभारंभ कहें, लबोलुआब एक ही है कि अभी वहां पे फिलहाल काम शुरू किया जाना है। अब वो काम, बात सही है कि काम शुरू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कि अभी कुछ दिन डिले करेंगे, ये तमाम जो चीजें हैं, ये अभी हरिद्वार जी ने जो एक सवाल खड़ा किया है, और पंकज जी एक बात अभी हरिद्वार जी ने खड़ी की है कि अभी भी काम शुरू करेंगे कि ये शुभारंभ करके आप लोग भी हट जाएंगे वहां से। देखिए, मैं आप खुद देखें, एक चीज आपने कहा कि शिलान्यास जो है हमने कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने शिलान्यास की बात की, मैं कह रहा हूं कि आज यदि जहां पर जो है अमेठी है, यदि आज वहां पर फूड पार्क हम बनाएं और आज घोषणा करें, तो अब शिलान्यास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बता दें। आप करेंगे क्यों नहीं करेंगे? फिर उस शिलान्यास से क्या होगा जो राहुल गांधी जी 2010 में करके आए थे, उसको भी रख देना साथ में। हाँ, मैं यही कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। आप भी पूछ रहा हूँ, मोनोकोच की फैक्ट्री थी, उसमें क्या करें साहब? और ऐसे बहुत सारे उद्घाटन यदि आप देखेंगे तो तो फहरिस्त नजर आएंगे, जहां 1978 से लेकर के 1978 से लेकर के आप देखेंगे भले की देखा हो 22 लाख करोड़। पिछली बार पिछली जो रिपोर्ट आई थी उसमें देखें आप, तो उस टाइम पे सरकार ने जो है 22 लाख करोड़ रुपए के जो है शिलान्यास कर दिए, लेकिन उनके ऊपर जो है आज तक नहीं है, क्योंकि ना तो बजट है उनके, ना आज पैसा है। अब 22 लाख करोड़ यानी कि 5 साल का बजट जो है, पूरा का पूरा बजट यदि आप पूरा लगाएंगे तब जाकर के वो शिलान्यास पूरे होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, शिलान्यास करना कांग्रेस की आदत रही है, पहली चीज। दूसरी, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है अलवर तक आएगा। अरे भाई, अलवर में इफेक्ट बाड़मेर से आएगा, या प्रधानमंत्री जी दिल्ली रहते हैं तो दिल्ली का तो इफेक्ट मुझे नहीं आना चाहिए वहां, क्योंकि दिल्ली से तो जो है अरे भाई, आप वो फायदा लेने के लिए प्रधानमंत्री भोजन आएगी अभी, कौन इजराइल के साथ आए तो वो भी आएगी। दिल्ली से गवर्नमेंट क्या रहा था, और दिल्ली से भाषण देंगे तो क्या करेंगे साहब? दिल्ली भाषण तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बाड़मेर जो आएगी तो फर्क पड़ जाएगा। प्रदेश में मैं रिफाइनरी की वो तो रिफाइनरी की अच्छी बात कर रहा हूँ, यही आ रहा हूँ प्रधानमंत्री यही आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ, तो वही तो आ रहा हूँ। आप मान आ रहे उस बात को, अरे मैं वही आ रहा हूँ सर आपको। आप क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री सोच क्या है कि भाई जहां पर क्षेत्रवाद की सोच बड़ी जबरदस्त है, जातिवाद क्षेत्रवाद की सोच है, इनको ये लगता है कि यहां यदि लगेंगे तो यहीं के लोग नौकरी करेंगे। अरे भाई, उसके आसपास जितने भी जो नजदीक लोग होंगे, आज बाड़मेर यदि अलवर में फैक्ट्री लगेगी तो भाई रेवाड़ी का आदमी पहले आएगा या बाड़मेर का आदमी पहले आएगा? तो मैं कह रहा हूं कि ये सोच को थोड़ा सा वाइड रखना चाहिए, इन सोच को बढ़ानी चाहिए।
पहली बात। लेकिन दूसरी बात, वही आ रहा हूं मैं, वही आ रहा हूं 15 दिन। अब तो आप कहेंगे साहब देखो क्या है कि थोड़े दिन बाद 2 दिन काम में कह रहा हूं आपको, कोई भी काम करेंगे ना, अगर भी काम करेंगे तो 4 आदमी करेंगे, 2 दिन बाद कोई भी काम करेंगे 14 तारीख हो सकती थी, 14 को लोगों ने कहा मलबास पूरा नहीं होगा, फरवरी रह जाएगा, तो हमने कहा 16 को कर लेते हैं। आप सुनिए, आप जानते हैं इस बात को, इसके क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं, आप ऐसी बातें न करें। अरे भाई, प्रधानमंत्री जब 2 दिन का डिले कर सकते हैं तो 15 दिन के डिले और शादी ब्याह की बात नहीं, ज्यादा फायदे रही तो कांग्रेस जो सुई नहीं बनाती, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बना रही है, हम बना रहे हैं, बनाती है, स्वदेश बन रही, टैंक बन रहे हैं, हमने सब चीजें। अरे सर वो अब जाकर के जो है देखो आप 3 साल में घोषणा के कुछ काम नहीं किया है। और सुनो काम क्या किया है, आप सुनिए, स्वास्थ्य केंद्र खोले नहीं गए, राजीव गांधी के स्वास्थ्य केंद्र थे, उनमें अटल सुनिए, एनरॉन छोड़िए, आप मुझे बताइए, आप और आपके मोदी जी, आप सुनिए, आपके मोदी जी जीएसटी का आपने वोट किया, उसको जीएसटी बना, आप जी छोड़िए, आपने इसको भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने नहीं कहा, इनकी पर्यावरण मंत्री ने कहा, जब हम एनओसी के लिए बात हुई, इसकी एनओसी सेंटर से मिलती है, क्लियर कट बात है। और आपने पर्यावरण की एनओसी की आपने कहा ना कि साहब ये तो जो कहा कि साहब थोड़ी देर मिल जाती, आपने पिछली बार यदि पर्यावरण मंत्री, आपकी जो पर्यावरण मंत्री थी, उन्होंने बहुत साफ सा कहा फेडरल गवर्नमेंट की, वो तो हमारी सभी की थी। हाँ, नहीं मतलब वही कह रहा हूं, अपनी सरकार की जो थी, जो सरकार की जो पर्यावरण मंत्री थी, उस सरकार में उन्होंने कहा कि मेरे पास पर्यावरण में किसको स्वीकृति देनी है, किसको नहीं देनी, वो कहां से आता है, उन्होंने खुद ने इस चीज को जो है बाकायदा सार्वजनिक किया, उसको बड़ी बहस हुई। मैं कह रहा हूं इस चीज पर नहीं जाना चाहिए। और आज आपने खुद ने देखा कि दोनों चीजें, चाहे बेसिकली केएन की पर्यावरण स्वीकृति की बात हो, जो कोई एक्स्ट्रा होने की बात हो, चाहे जो है रिफाइनरी की हो। 4 साल तो आपको लग गए ना? हाँ लगे हैं। क्यों? हमने पर्यावरण 4 साल में तो आप ये काम करते हैं, मैंने आपको 4 साल बताया ना। हाँ। क्योंकि आपने क्या किया कि दूसरे की जमीन खरीदो मत, है ना, और आप तो सीधे जाकर के उस पर उद्घाटन कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि आज कैसे नहीं किया आपने, अधिनियम किया सर, एचपीसीएल को अभी रजिस्टर कराइए, सुनिए तो राज्य सरकार के पास आप सुनिए, आपने 30 आदमी आदमी बिना रजिस्ट्री करा के योगेंद्र करा ले, तो योगेंद्र को जेल में डाल दो। जिस आदमी ने रिफाइनरी का सब जगह विरोध किया, अरे गलती से कांग्रेस के थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुंदर जी, कानून सरकार के लिए, जनता के लिए बराबर है कि नहीं, पहली बात तो बता दें। देखिए वो तो सोल्ट की एक कंपनी थी, उसी नाम थी, अपने अब करवा। अरे सर, एक कंपनी थी सर, देखो मैं तो आपको जितने जो थी, जितनी रजिस्ट्री हुई है, 269 करोड़ रुपीस जो बेसिकली स्टैंप ड्यूटी थी, उस स्टैंप ड्यूटी को जिसको माफ करने की आपने बात की, हमने ये कहा कि स्टैंप ड्यूटी को इक्विटी में भरेंगे, कोई माफ नहीं करेंगे। पहली बात क्यों? क्योंकि देखिए दोनों चीजें, आपने कहा हमने बिल्कुल बात मानी, है ना, कि भ्रष्टाचार की वो तो नहीं है। देखिए भ्रष्टाचार की तो नहीं है, क्योंकि वो भी सरकारी कंपनी है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसमें सर्वोच्च क्षेत्र है, लेकिन क्योंकि दोनों का जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। क्योंकि एचपीसीएल का जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मेरा काम है उसका प्रॉफिट कमाना। सरकार का काम है बेसिकली कि प्रॉफिट कमाना नहीं, लोकतंत्र में जनता की सेवा करना। और जो 40,000 करोड़ की आप बात करते हैं वो हम यही करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जो है इंटरेस्ट के लिए बात करनी होती है, वो इंटरेस्ट की बात करता है कि मुझे ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास जनता की सेवा करने के लिए ये 40,000 करोड़ रुपए जो हम उसको देंगे वो हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा। ये बाबा इस चीज की सेवा के साथ सेवा तभी करेंगे जब जेब में पैसा वो तभी तो मैं आप लोन दे रहे हैं, जब लोन दे देंगे पैसा छोड़ूंगा सर तो फिर क्या सेवा करोगे आप? एक बात फेलेंगे। अशोक गहलोत का ये दावा है, आपने जो बात कही जिसको लेकर के कई बार ये बात कही जाती है, 9.1 MMTPA जब प्रोडक्शन होने लगेगा, जिसके लिए 37,000 करोड़ की बात भी कही है। ये कहा गया था केयर एनर्जी उस समय पैसे लगाने के लिए उस वक्त भी हामी थी। केयर एनर्जी का कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, ये उस वक्त भी अशोक गहलोत का दावा है ये, और एज ए चीफ मिनिस्टर ये झूठ भी नहीं बोल सकते। एक्स सीएम उन्होंने कहा कि ये तो जब 4.1 से ऊपर जैसे ही हमारा इंपोर्ट कम होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो 3,736 करोड़ रुपए उसमें से हमेशा करते चले जाएंगे। साफ है कि उसमें आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए ये बात तो सुनिए, मैं नहीं कह रहा, अशोक गहलोत ने कहा, मैं कह रहा हूं। अब आप बताइए, मैं कह रहा हूं आपको, क्या सरकार, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मेरी बात सुनिए, बताइए। एचपीसीएल, बीपीसीएल और ये जितनी कंपनियां हैं, इनके जो है वाइज जो प्राइस वाटर हाउसेज हैं, इनसे आपने क्यों कहा? मैं कह रहा हूं आपको, इसको आपने जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, इसको आपने यूटिलाइज किया ना। मैं कह रहा हूं आपने पीडब्ल्यूसी में क्या कहा कि डेट 8.5 से 2 बढ़ जाएंगे,
जब यदि इसको पता है कि ये चीज हो जाएंगी तो डेट टू करा लेगा भाई, डेट ही नीचे आ जाना चाहिए। और डेट नीचे आता है, देखिए कोई भी कंपनी आज यदि एचपीसीएल है, क्योंकि आज सरकार को फर्क तो बाद में पड़ेगा, एचपीसीएल को फर्क तो उजाला पड़ता है जितने बाजार में होता है। ये बात वैसे है नहीं सर, आप तो कैसे बताइए मुझे। सर मैं कह रहा हूं 4.5 MMPTA तो आज प्रोडक्शन है वहां पे 4.15 कर सकते हैं, क्योंकि एक कुएं का उस समय मेरे ख्याल में प्रोडक्शन हो चुका होगा, 4 साल पर उसका भी प्रोडक्शन शुरू हो चुका। 4.5 केयर एनर्जी पहले से कह रही है कि भाई हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें ये राइट्स मिलने चाहिए। मैं कैसे कहता हूं सर आपको, 90 लाख 9 MMTS 43 लाख का क्रूड का प्राइस निकाल लीजिए ना, आता है क्या? मैं तो कह रहा हूं आप क्रूड की प्राइस की बात करें, कैसे झूठे बोलते हैं? 45 लाख क्रूड जो है उसको निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए, अरे कितना आता है आपका? एमओयू में झूठ बोला गया दोनों तरफ से। सर मैं कह रहा हूं एमओयू छोड़िए ना, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए ना। मैं तो ये कह रहा हूं सर, मैं क्या कह रहा हूं आपको, चलिए अगर वो झूठ बोला सर एमओयू कुछ भी हो, एमओयू कौन कर रहा है सर, पनिशमेंट देना चाहिए सर। एमओयू एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट लिखा है कि ये संपत्ति आप जो है इसमें जो झंझट होंगे जो होंगे इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब उसमें अमाउंट जो लिखा हुआ है की बात सर, मैं कह रहा हूं एमओयू का चीज है, आप दोनों चीज बता रहे हैं। रिपोर्ट को बात कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं है। आज एमओयू करा है वो कुछ नहीं है। किसका? आपने जो एमओयू किया है सर, एमओयू स्वामित्व का मामला है। हाँ। और जो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, वो जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का मामला है। पूरी फंक्शनिंग पे गलत बात पहले भी हुआ था, पूरी आपका जो मानक 6 की जो बात कर रहे हैं वो भी सर मानक कॉम्प्लेक्स का वो भी तो ये कैसे नहीं आप कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं इस कारण से हुआ, तो मैं कह रहा हूं यदि इसकी चीजें हैं तो आप बता दीजिए ना। अशोक गहलोत का ये मैं कह रहा हूं आपको, सर मैं कह रहा हूं आपको, सर मैं कह रहा हूं सुनिए एक बात पूरा। मैं ये कह रहा हूं अशोक गहलोत का ये दावा है कि जो कांग्रेस पे आरोप लग रहे हैं कितने हजार करोड़ का समय वैसे और हो चुका कि जब 9 MMTPA एवरी ईयर जब प्रोडक्शन होगा तो कम हो जाएगा। 3,736 ब्याज नहीं देना पड़ेगा, अबे ब्याज नहीं देना पड़ेगा तो कम हो जाएगा वो। मैं ये कह रहा हूं ना, आपको वही बता रहा हूं, जब आप आज कर रहे हैं, जब ये 30 साल का कोई आदमी प्लांट लगा रहा है तो उसको क्या ये ध्यान नहीं है एचपीसीएल को कि बेसिकली कि मुझे हर एक साल कितना करोड़ मिलेगा? आप जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, जब भेजेंगे तो आप उनमें हर एक साल का लिखा है कि नहीं लिखा? और उस समय प्रोडक्शन नहीं था, उस समय प्रोडक्शन नहीं था। जब बढ़ेगा कहेगा मैं आप एक सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और समय का प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आगे कितना मिलेगा? नहीं, जब प्रोजेक्ट नहीं ठीक नहीं है आपके तो क्या बनेगा सर? नहीं मैं माफी चाहूंगा। देखिए हमें ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पानी इतना है, टैंक पे पानी इतना है सर, आप पाइप को अगर दुरुस्त कर देंगे तो पानी इतने बिल्डिंग में और हम कर देंगे तो मालूम है ना सर। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मेरा बच्चा 5 साल बाद पढ़ेगा तो मुझे पता तो होगा कि हाँ पढ़ेगा। ये आप उसे रिपोर्ट रोकना चाहूंगा, नहीं चाह रहे सर, तो कम हो जाएगा। सारे कम्युनिस्ट बीजेपी में, इसलिए कोई दिक्कत की बात है। समय का आपके आदमी बता दें सर, चलिए बता दें इसको, बता देंगे। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा आपको, माफी चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि समय का अभाव हम यहाँ रोकना चाहेंगे। खैर चले, प्रधानमंत्री का दौरा, उसके राजनीतिक मायने, नफा नुकसान ये तो सब सतोल के देखा जा रहा है। राजनीतिक दल अपने अपने तराजू से अपने नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इस बात को लेकर के काफी उत्साहित है कि थार की वो तेल की धार अब दिखनी चाहिए जिसका वर्षों से इंतजार है, और तभी तकदीर बनेगी प्रदेश की जब वो धार वहां से निकलेगी। वहां से हमें वो ये कहें कि रेवेन्यू जो जनरेट होगा, यहां का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मुझे लगता है कि वो सबकी एक नजरें उस पर टिकी हुई हैं, जो होना भी चाहिए, जो हमारा अधिकार है, और जो आज यूथ है वो काफी उसको लेकर के उत्साहित है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें राजनीतिक मायनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजनीतिक दल हैं, अपने नजरिए से देखते हैं, पब्लिक अपने नजरिए से देख रही है। खैर अब इंतजार करिए नरेंद्र मोदी के दौरे का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।